नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के बीजेपी पर जोरदार हमले की, गुजरात चुनाव में दिग्गजों के जमावड़े की, जानेंगे हरियाणा में कैसे लगा बीजेपी को झटका, इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी, बात करेंगे शिवपाल की घटाई गई सिक्योरिटी की, जजों की नियुक्ति को लेकर फिर लगी सरकार को फटकार की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जनता के पैसे से मालामाल हुई बीजेपी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिलाओं के कपड़ों पर की गई टिप्पणी पर फंसे रामदेव ने मांगी माफी, कहा गलत तरीके से पेश किया गया मेरा बयान। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर से मिला सरकारी आवास किया खाली, श्रीनगर के खिंबर में बने अपने निजी आवास में हुई शिफ्ट, कुछ दिन पहले मिला था घर खाली करने का नोटिस। फीफा वर्ल्ड कप में बाहर होने के कगार पर पहुंचा जर्मनी, स्पेन के साथ खेला 1-1 से ड्रॉ, 4 टीमों के ग्रुप में चौथे स्थान पर है जर्मनी की टीम। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 2011 अंकों की तेजी के साथ 62,505 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 50 अंकों की तेजी के साथ 18,563 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो यात्रा का शानदार प्रदर्शन कांग्रेस में उत्साह भर रहा है। यात्रा अब तक अपना आधा से ज्यादा सफर पूरा कर चुकी है। बावजूद इसके यात्रियों के चेहरे पर थकान नहीं है और अब ये यात्रा मध्य प्रदेश में है, जहां आज यात्रा ने अपना 6वां दिन पूरा किया और राहुल गांधी 7वीं बार मीडिया से मुखातिब हुए। तो बीजेपी को घेरते हुए क्या कुछ बोले राहुल गांधी, देखिए खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के साथ ही अब राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। आज इंदौर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरी इमेज को खराब करने में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, मेरी एक इमेज बना दी, लेकिन ये मेरे लिए फायदेमंद रहा। सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। अगर आप किसी बड़ी शक्ति से लड़ रहे हो तो आपको निजी तौर पर निशाना बनाया जाएगा। अगर मुझे निशाना बनाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूं। कॉमन सिविल कोड को लेकर चल रही चर्चाओं पर राहुल ने कहा कि बीजेपी इस मामले को लेकर जो करना चाहती है वो उसे करने दो, हमें जो करना है हम वो करेंगे। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, किन लोगों की मदद करनी है, किन लोगों की रक्षा करनी है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मोदी सरकार में किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, हर वर्ग परेशान है। देश में जब यूपीए की सरकार आई तो हमने हर वर्ग के लिए नीति बनाई, सबसे कमजोर तबके की मदद पर विशेष ध्यान दिया, मजदूरों के लिए मनरेगा स्कीम लाए। इससे मजदूरों को तो आर्थिक रूप से मदद मिली, लेकिन किसानों का बोझ बढ़ गया क्योंकि उन्हें मजदूर कम कीमत पर नहीं मिल रहे थे। जब किसानों ने यह समस्या हमें बताई तो हमने किसानों के कर्ज को माफ करने की योजना लागू की। किसान इस देश की नींव है, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें छोड़ दिया है। उनको कोई सहायता नहीं दी जा रही है, उनको बीज, खाद, बीमा कुछ नहीं मिल रहा। आंख मूंद कर निजीकरण हो रहा है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल सब जगह। हम चाहते हैं कि स्कूल और अस्पताल सरकार की जिम्मेदारी है। स्कूल और हेल्थ केयर सरकार को देखना चाहिए। सरकार हर काम 3-4 लोगों के हाथ में देना चाहती है। देश का पूरा धन 3 से 4 लोगों को दिया जा रहा है, जिस कारण से स्मॉल स्केल और मीडियम बिजनेस वालों की ग्रोथ रुक गई है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की प्रॉब्लम है कि मेरी इमेज खराब करने में उसने हजारों करोड़ लगा दिए। इसके साथ राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप भी लगाए। राहुल ने मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा तो खड़गे ने गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। दरअसल आज दिन भर गुजरात का सियासी पारा गरमाया रहा, क्योंकि पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होंगे। ऐसे में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी को बड़ा झटका दिया। गुजरात में बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्य कैबिनेट में पूर्व मंत्री जय नारायण व्यास आज कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में अपने बेटे समीर व्यास के साथ पार्टी की सदस्यता ली। इसी महीने जय नारायण व्यास ने बीजेपी छोड़ी थी। सिद्धपुर विधानसभा से 4 बार के विधायक JN व्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में व्यास कांग्रेस प्रत्याशी से चुनाव हार गए थे, जिसके चलते इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। इसी वजह से वो लंबे वक्त से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर कहा कि गुजरात में 27 साल के शासन के बाद भी बीजेपी के राष्ट्रीय नेता एक बार से दूसरे बार घूम रहे हैं। कई राज्यों के CM यहाँ आ रहे हैं और लोगों को गुमराह
करने के लिए भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा, राज्य में बदलाव लाने के बजाय बीजेपी ने अपने सीएम को ही बदल दिया। यहाँ 6 साल में 3 सीएम बदले गए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने राज्य में कोई काम नहीं किया, इसलिए पीएम मोदी को घर घर जाकर वोट मांगने पड़ रहे हैं। इधर आज पीएम मोदी भी अपने किले को बचाने के लिए चुनावी मैदान में थे। पीएम ने आज सौराष्ट्र इलाके में 4 रैलियों को संबोधित किया और बीजेपी के लिए वोट मांगे। पीएम मोदी ने आज दोपहर में पालीताड़ा विधानसभा में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इसके बाद अंजार में सभा को संबोधित किया, फिर जामनगर और राजकोट में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए। अमित शाह ने खेरालू, सावली, भिलोड़ा और अहमदाबाद में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। मंगलवार की शाम पहले चरण की 89 सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। ऐसे में गुजरात में दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा और सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। अब नतीजे बताएंगे कि किसकी मेहनत रंग लाई। वैसे नतीजे तो हरियाणा पंचायत चुनाव के भी आ गए हैं और नतीजों ने बीजेपी को करारा झटका दे दिया है। क्या कहते हैं नतीजे, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के पंचायत चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। जिला परिषद और पंचायत समिति में बीजेपी के सिंबल पर लड़े अधिकांश उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। जो परिणाम आए हैं उनमें बीजेपी के 80% से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। बीजेपी का गढ़ बन चुके पंचकुला और सिरसा में तो उसका खाता भी नहीं खुल पाया है। चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी कैंप में हलचल दिखाई दे रही है। जिला परिषद की 411 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 22 सीटों पर जीत मिली है, जबकि उसने 112 उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी की सहयोगी जेजेपी को 3 सीटें मिल पाई हैं, यानी सिर्फ 25 सीटें एनडीए गठबंधन उम्मीदवार को मिली हैं। 2016 के पंचायत चुनाव की तुलना में इस बार बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। 2016 में बीजेपी ने राज्य के 21 में से 20 जिले में अपना चेयरमैन बना लिया है, लेकिन इस बार बीजेपी का ही सफाया हो गया है। जिला परिषद की 115 सीटों पर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को 15 और 98 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी इनेलो को 13 सीटों पर जीत मिली है। साफ है, बीजेपी के साथ गठबंधन के चलते जनता के गुस्से का सामना जेजेपी को भी करना पड़ा है और वो आईएनएलडी के मुकाबले बहुत पीछे छूटती दिख रही है। चुनाव में सबसे ज्यादा 357 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे हैं। पंचायत चुनाव में मिली इस करारी हार के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी का आधार सिकुड़ गया है। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में अपने सिंबल पर उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन पार्टी नेताओं को चुनाव लड़ने की छूट दे दी थी। अब कांग्रेस दावा कर रही है कि आधे से ज्यादा जीते निर्दलीय उम्मीदवार उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। चुनाव में किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को भी अच्छी सफलता मिली है। किसान आंदोलन के दौरान जेजेपी छोड़ने वाले विक्रम सिंह की पत्नी अलका कुमारी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीती है। यमुनानगर से भाकियू चढ़ूनी गुट की उम्मीदवार गुरजीत कौर को जीत हासिल हुई है। किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कुलदीप खरड़ की बहन सुदेश को चुनाव में जीत मिली है। आंदोलनकारी किसानों के कई परिजन चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। ये नतीजे संकेत दे रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की जमीन अब खिसक रही है, यानी अब बीजेपी खेमे में खलबली मचना तय माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी खेमे में तो खलबली मची ही हुई है, जिसकी वजह है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का विवादित बयान। उनके बयान से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोश्यारी को हटाने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उनके पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि अब वो इस पद पर नहीं रहना चाहते। उनके करीबी का दावा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपना पद और जिम्मेदारी से मुक्त होने की इच्छा जाहिर की है और अपने गृह राज्य उत्तराखंड वापस लौटना चाहते हैं। करीबियों का कहना है कि उनके विवादास्पद बयान के चलते जो बवाल मचा है उससे वो आहत हैं और अपना पद छोड़ना चाहते हैं। अब उन्होंने खुद ये फैसला लिया है या फिर बीजेपी आलाकमान की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया है, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि उनके इस बयान से बीजेपी राज्य में बैकफुट पर आ गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने उनके बयान से दूरी बना ली है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तो उनके बयान की आलोचना भी की। इसके अलावा विपक्ष ने इनके सहारे पूरी बीजेपी पर निशाना साधा, जिससे बीजेपी को अपनी छवि खराब होने का डर सता रहा है। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अपनी छवि बचाने के लिए कोश्यारी पर पद छोड़ने का दबाव बना रही है। दरअसल ये विवाद कोश्यारी के उस बयान पर खड़ा हुआ था जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एनसीपी नेता शरद पवार को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करते समय शिवाजी पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपसे कहे हु इज योर आइकॉन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात में बोल रहा हूँ, कहीं मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी साहब तो यही मिल जाएंगे। अब उनके इस बयान को शिवाजी का अपमान माना गया था और पूरे महाराष्ट्र में कोश्यारी का विरोध हो गया था। इतना ही नहीं, उनके पुतले तक जलाए गए थे और अब जल्द ही उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है।
करीबियों का कहना है कि कोश्यारी पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि बीजेपी उन पर दबाव बना रही है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ फायदे का सौदा करती है। जो उसके काम का होता है उसे ही तवज्जो देती है, नहीं तो किनारे कर देती है, जैसे अब शिवपाल यादव को कर रही है और उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई है। आखिर क्या है इसकी वजह, देखिए रिपोर्ट में। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव की सुरक्षा घटा दी गई है। उनकी Z कैटेगरी की सुरक्षा को कम कर Y श्रेणी में बदल दिया गया है। शिवपाल को Z श्रेणी की सुरक्षा 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद दी गई थी। ये वो दौर था जब शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का ऐलान कर दिया था। वो सपा को कमजोर करने की कोशिश में जुटे थे और दिसंबर 2017 में जब शिवपाल योगी आदित्यनाथ से मिले तो कुछ ही दिन बाद यूपी सरकार ने शिवपाल को Z श्रेणी की सुरक्षा दे दी। लेकिन 10 दिन पहले शिवपाल और अखिलेश यादव की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। शिवपाल ने ऐलान कर दिया कि अब पूरा परिवार एक है और एक ही रहेगा। सपा नेताओं का दावा है कि डिंपल यादव का समर्थन करने की सजा योगी सरकार ने शिवपाल को दी है और उनकी सुरक्षा Z कैटेगरी से घटाकर Y कैटेगरी में कर दी गई है। योगी सरकार की ओर से 26 नवंबर को शिवपाल यादव की सुरक्षा कम किए जाने को लेकर आदेश जारी किया गया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि 25 नवंबर को राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि शिवपाल यादव की Z कैटेगरी सुरक्षा को कम किया जाता है। शिवपाल की सुरक्षा घटाने की खबर मिलने के बाद प्रसपा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रसपा के प्रवक्ता दीपक मिश्र ने कहा कि सरकार अगर सोचती है कि सुरक्षा में कटौती कर या फिर डरा धमका कर शिवपाल के रुख को बदला जा सकता है तो ये योगी सरकार की बड़ी भूल है। सुरक्षा घटाने या हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिवपाल यादव अब सपा के साथ ही रहेंगे। अखिलेश यादव की सरकार में शिवपाल यादव कैबिनेट मंत्री थे। वो विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि मुलायम परिवार एकजुट हो रहा है, जिससे बीजेपी घबरा गई है, क्योंकि इस एकजुटता से बीजेपी को उपचुनाव में नुकसान हो सकता है। वैसे नुकसान तो देश की जनता को हो रहा है, वो भी केंद्र सरकार की लापरवाही से, क्योंकि जजों के पद खाली पड़े हुए हैं, जिससे लोगों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। ऐसे में आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोलेजियम की सिफारिश के बावजूद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार केंद्र सरकार को फटकार लगा चुका है और सरकार को जल्द से जल्द नियुक्तियों को अंतिम रूप देने का आदेश दे चुका है। लेकिन सरकार कोर्ट को अनसुना कर देती है और आज फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाई। सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के रद्द किए जाने से नाखुश है। केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति पर बैठी रहेगी तो सिस्टम कैसे काम करेगा? हमें न्यायिक पक्ष पर फैसला करने को मजबूर ना करें। अदालत ने एजी और एसजी को कहा कि वो सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए सलाह दें कि देश के कानून का पालन किया जाए। इसके साथ ही मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 8 दिसंबर की तारीख दे दी है। आपको बता दें कि ये विवाद समय समय पर सामने आता है, क्योंकि केंद्र की लापरवाही और धीमी कार्यप्रणाली से कोर्ट का काम प्रभावित होता है और जजों की कुर्सी खाली होने से लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है, जिससे सुप्रीम कोर्ट चिंतित है और कई बार सरकार को फटकार लगा चुका है, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। ऐसे में आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई की और केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी कि सरकार जल्द ये काम करे और कोर्ट को न्यायिक पक्ष पर फैसला करने को मजबूर ना करे। कोर्ट ने एक बार फिर सरकार को हिदायत देते हुए मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख भी दे दी। ऐसे में देखना होगा अब सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। क्या सरकार इस बार कोर्ट का आदेश मानेगी या इस बार भी अनसुना कर देगी? और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जनता के पैसे से मालामाल हुई बीजेपी की। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए केवल प्रचार नहीं बल्कि पैसों की भी जरूरत पड़ती है। और इस वक्त बीजेपी सबसे ज्यादा मालामाल नजर आ रही है, क्योंकि 5 साल में मिले चंदे का 94% हिस्सा केवल बीजेपी के खाते में गया है, जबकि 6% में सभी विपक्षी दल आए हैं। तो किसे मिला कितना चंदा, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी कहते हैं कि हम जनता से कुछ नहीं लेते बल्कि उनके लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो तो रिपोर्ट बताती है। गुजरात में बीजेपी जनता को देने की बजाय उनके पैसों से ही मालामाल बन गई है। ये हम नहीं बल्कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट बताती है। गुजरात चुनाव के पहले चरण से 3 दिन पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने पिछले 5 सालों में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक चंदे पर एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि बीजेपी ने गुजरात में कुल योगदान का 94% हिस्सा हासिल किया है, जबकि कांग्रेस को करीब 5% का चंदा मिला। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2018 से अक्टूबर 2022 तक सभी पार्टियों को कुल मिलाकर 174 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जिसमें बीजेपी का हिस्सा 163 करोड़ रुपए का था।
वहीं कांग्रेस को केवल 10 करोड़ 50 लाख रुपए के चंदे के साथ संतोष करना पड़ा और आपको सबसे कम यानी 32 लाख रुपए मिला। वहीं अन्य पार्टियों को 20 लाख रुपए मिला। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को 2017-18 के बाद से खरीदे गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड का 65% या 2/3 हिस्सा मिला हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि 5 साल में राजनीतिक दलों के जरिए प्राप्त कुल कॉर्पोरेट दान में से 4% या 174 करोड़ रुपए गुजरात से आए। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि जनता के पैसों से बीजेपी मालामाल बनी है। इस रिपोर्ट के बाद अब विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनता का पैसा लूट रही है। अब जब सत्तारूढ़ पार्टी का खजाना बढ़ेगा तो सियासत में तो घमासान मचेगा ही। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।